मैं हूं आपका योगी। स्वागत है आपका फैक्ट क्राइम चैनल में। सुनने वालों के लिए आज की ये गहन चर्चा एक ऐसी जगह के बारे में है जो एक ऐसी जगह जो खूबसूरती और डर का एक अजीब सा मिश्रण है। हमारे पास आज इतिहास के कुछ दस्तावेज हैं, रेलवे के पुराने रिकॉर्ड्स हैं और उन लोगों के अनुभव हैं जो हिमाचल प्रदेश के कलका शिमला रेलवे लाइन पर सफर कर चुके हैं। हाँ, और ये सच में एक बेहद दिलचस्प विषय है। कालका शिमला रेलवे लाइन अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और हम इस चर्चा में सिर्फ भूत प्रेत की कहानियों पर नहीं बल्कि उस ठोस इतिहास पर भी बात करेंगे, है ना? बिल्कुल, उस ठोस इतिहास और उन वैज्ञानिक तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे जो इस सुरंग को सच में इतना डरावना बनाते हैं। सही कहा। हमारा मकसद ही यही है कि इस रहस्यमयी टनल नंबर 33, मतलब जिसे बारोक टनल भी कहते हैं, उसके इतिहास, एक भयानक तकनीकी भूल और उसके आसपास घूमती खौफनाक कहानियों की सच्चाई को समझा जाए। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से इस पर नजर डालते हैं। ये बात है ब्रिटिश दौर की। शिमला उस वक्त अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। गर्मियों में पूरी सरकारी मशीनरी और बड़े अफसर शिमला चले जाते थे। हाँ, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बड़ा दुश्वार था। पहाड़ी रास्तों पर घोड़ा गाड़ी से सफर करना बहुत लंबा और थका देने वाला होता था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि इस पहाड़ी सिलसिले को चीरकर एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जो कि कोई आम काम तो बिल्कुल नहीं था उस जमाने में। बिल्कुल नहीं। इस लाइन पर लगभग 103 सुरंगें बनानी थीं और इन सब की जिम्मेदारी दी गई एक बहुत ही काबिल और अनुभवी ब्रिटिश इंजीनियर को, जिनका नाम था कर्नल बारोग। कर्नल बारोग उस दौर में एक अंग्रेज इंजीनियर होना अपने आप में एक बहुत बड़े रुतबे की बात थी। उनके पास पूरी दुनिया में अपने काम का लोहा मनवाने का एक बड़ा मौका था। सही कहा आपने। ब्रिटिश एम्पायर को अपने इंजीनियर्स पर बहुत गर्व था, तो कर्नल बारोग के कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ था। उन्हें एक तय समय के अंदर काम पूरा करके देना था। एक डेडलाइन का प्रेशर, और यही दबाव आगे चलकर उस भयानक भूल का कारण बना जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो समय बचाने के लिए कर्नल बारोग ने एक बहुत आम इंजीनियरिंग तरीका अपनाया। उन्होंने फैसला किया कि पहाड़ को दोनों तरफ से एक साथ काटा जाएगा। ओह अच्छा, मतलब एक टीम पहाड़ के इस तरफ से खुदाई शुरू करेगी और दूसरी टीम उस तरफ से। हाँ, उनका हिसाब ये था कि दोनों टीम्स ठीक पहाड़ के बीचों बीच आकर मिल जाएंगी और सुरंग लगभग आधी मेहनत और आधे वक्त में पूरी हो जाएगी। सुनने में तो ये बड़ा समझदारी भरा फैसला लगता है, समय और मेहनत दोनों की बचत। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहीं पर आकर कहानी में वो ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट तो आता है, और ये ट्विस्ट किसी बुरे सपने जैसा था। उस जमाने में आज की तरह जीपीएस, लेजर अलाइनमेंट या मॉडर्न कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे। सुरंग की दिशा तय करने के लिए शीशों, सूरज की रोशनी और बहुत ही बुनियादी गणित का इस्तेमाल होता था। तो अगर अलाइनमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो 1 डिग्री के 1000वें हिस्से की भी गलती अगर हो जाए तो पहाड़ के अंदर घुसते घुसते वो गलती कई फीट की दूरी में बदल जाती है। और यही कर्नल बारोग के साथ हुआ। उनके हिसाब किताब में चूक हो गई। जी, खुदाई काफी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। मजदूर दिन रात एक कर रहे थे, लेकिन जब वो पहाड़ के बीच में उस जगह पहुंचे जहां उन्हें आपस में मिलना चाहिए था, वहाँ कुछ नहीं था। होती है। बिल्कुल, ये उस वक्त की इंजीनियरिंग के हिसाब से एक ऐसी विफलता थी जिसे लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। ये तो सच में किसी भी प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ा झटका हुआ। एक तो लोग पहाड़ चीर रहे हैं, इतनी मेहनत लग रही है, सरकारी पैसा पानी की तरह बह रहा है, और अंत में एक सुरंग पूरी नहीं हो पाई। और उस जमाने के ब्रिटिश प्रशासन में नरमी की कोई जगह नहीं थी। जब ये बात खुलकर सामने आई कि इतने पैसे और वक्त की बर्बादी हुई है, तो कर्नल बारोग पर पूरी तरह से दोष मढ़ दिया गया। उन्हें तुरंत इस काम से हटा दिया गया होगा। सिर्फ हटाया नहीं गया, सबसे ज्यादा अपमान की बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन पर जुर्माना लगाया। और जुर्माना कितना था? सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया? ये तो सजा कम और बुरा मजाक ज्यादा लग रहा है। जैसे सरकार उन्हें दिखाना चाहती थी कि उनकी हैसियत अब सिर्फ 1 रुपए की रह गई है। सही पकड़ा। ये पैसों का नहीं, आत्मसम्मान का सवाल था। ये 1 रुपए का जुर्माना एक सार्वजनिक थप्पड़ की तरह था। सोचिए उस आदमी की मानसिक स्थिति क्या रही होगी उस वक्त। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक इज्जतदार करियर बनाने में लगा दी, वो अचानक सबकी नजरों में मजाक बन गया। हाँ, वो मजदूर जिन पर वो हुक्म चलाते थे, अब उनकी पीठ पीछे बातें बनाने लगे थे। ये सार्वजनिक शर्मिंदगी उनके लिए असहनीय हो गई थी। ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग कैसे काम करता होगा, ये सोचकर ही बेचैनी होती है। उनका अपना गुरूर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया होगा। पहाड़ तो वो काट नहीं पाए, लेकिन उस ठोस पहाड़ ने उनके विश्वास को जरूर तोड़ दिया।
ये बहुत ही सही विश्लेषण है। उनके लिए वो अधूरी सुरंग सिर्फ एक विफलता नहीं थी, वो उनकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत की कब्र बन चुकी थी। वो इस अवसाद से बाहर ही नहीं निकल पाए। उन्हें लगने लगा होगा कि अब उनका कोई भविष्य नहीं है। बिल्कुल, कोई उन्हें आगे काम नहीं देगा। और इसी गहरे अवसाद और शर्मिंदगी के बोझ तले दबकर उन्होंने अपने कुत्तों के साथ उसी अधूरी सुरंग के पास टहलते हुए खुद को गोली मार ली। एक बहुत ही दर्दनाक अंत। एक तकनीकी गलती, मैथ का एक गलत हिसाब और उसका अंजाम किसी की जान चला जाना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो रेलवे लाइन फिर पूरी कैसे हुई? पहाड़ तो वही था। ये इतिहास का एक और बहुत दिलचस्प हिस्सा है। बारूक की मौत के बाद ये काम एक नए इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन को दिया गया। अब हैरिंगटन भी शुरू में परेशान थे कि इस दिशाहीन पहाड़ में सही रास्ता कैसे निकाला जाए, ताकि पहले जैसी गलती दोबारा ना हो। सही कहा। तब उन्हें मदद मिली एक स्थानीय शख्स से जिनका नाम था बाबा भालकू। बाबा भालकू, एक स्थानीय आदमी जिसके पास शायद कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी। उसने ब्रिटिश इंजीनियर्स की मदद की। जी हाँ, बाबा भालकू उस इलाके के एक साधु थे। कहा जाता है कि उन्हें पहाड़ों और वहां की मिट्टी की आवाज सुनने की अजीब समझ थी। वो अपने हाथ में एक लंबी छड़ या डंडा रखते थे। अच्छा। वो पहाड़ की दीवारों पर डंडा मारते थे और आवाज सुनकर हैरिंगटन को बताते थे कि खुदाई किस दिशा में करनी चाहिए, कहाँ पत्थर ठोस है और कहाँ से रास्ता आसान होगा। ये सच में कमाल की बात है। एक तरफ अंग्रेजों का महंगे इक्विपमेंट्स वाला विज्ञान और दूसरी तरफ एक साधु का डंडा, और ये काम कर गया। हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी इस देसी तकनीक से सुरंग बिल्कुल ठीक दिशा में खुदी और पूरी हो गई। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे किताबी विज्ञान जब नाकाम होता है तो स्थानीय ज्ञान काम आता है। फिर उस नई सुरंग का निर्माण पूरा हुआ और उसका नाम भी उस बदनसीब इंजीनियर के नाम पर बैरोक टनल रख दिया गया। यहाँ तक तो ये एक आम ऐतिहासिक दास्तान लगती है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है डर और रहस्य का वो खेल जिसने इस सुरंग को मशहूर कर दिया। बिल्कुल, सुरंग पूरी हुई और ट्रेन्स का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र आम होने लगा। जो रेलवे कर्मचारी वहाँ काम करते थे उन्होंने दावे करने शुरू कर दिए। हाँ, जो ट्रैक की देखभाल करते थे उनका कहना था कि अंधेरे में जब कोई ट्रेन आसपास नहीं होती, उन्हें लगता है जैसे वहाँ कोई और भी है। इन्हीं दावों ने तो लोगों को सबसे ज्यादा डराया है। सुनने वालों के लिए बता दूं कि इस सुरंग की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा है। उस घने अंधेरे में अकेले होना ही अपने आप में डर पैदा करता है। और लोगों ने दावा किया है कि जब वहाँ सन्नाटा होता है तो अचानक किसी के भारी जूतों के चलने की आवाज गूंजती है, जैसे कोई बड़ा अफसर आज भी उस पटरी पर टहल रहा हो और अपने काम का निरीक्षण कर रहा हो। और सिर्फ आवाजें नहीं, सबसे ज्यादा खौफनाक दावा यह है कि कई लोगों ने एक अंग्रेज आदमी जैसी धुंधली परछाई को देखने की बात कही है। वो आकृति दिखती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। इन सभी दावों को लोगों ने तुरंत कर्नल बैरोक की आत्मा से जोड़ दिया होगा। उनका मानना है कि मौत के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली और वो अपनी अधूरी सुरंग में भटक रहे हैं। मतलब मौत के बाद भी उनकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। ये तो दफ्तर की मजबूरी का अगला लेवल हो गया। एक ऐसी नौकरी जहां पेंशन तो नहीं मिलती पर ड्यूटी रोज आकर करनी पड़ती है। आप इसे उस नजरिए से भी देख सकते हैं, लेकिन मजाक से हटकर इसमें एक पहलू ऐसा है जो लोगों को हैरान करता है। वो क्या? जो लोग उस आकृति को देखने का दावा करते हैं वो ये भी कहते हैं कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो किसी यात्री को डराता नहीं है, किसी पर हमला नहीं करता। वो बस अपने आसपास मौजूद होता है और अपने आप में खोया रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो परछाई या आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती तो फिर इस टनल नंबर 33 से लोग इतना डरते क्यों हैं? एक बेचारा शांत इंसान का साया अगर वहां घूम भी रहा है तो उससे खौफ किस बात का? इसका सीधा सा जवाब हमारे मनोविज्ञान में छुपा है। खौफ असल में किसी को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं होता। इंसान सबसे ज्यादा उस चीज से डरता है जो उसकी समझ और इस दुनिया के नियमों से बाहर हो। मौत एक ऐसा रहस्य है जिसे हम पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। बिल्कुल। और जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे तर्क से समझाया ना जा सके तो डर लगना स्वाभाविक है। एक हानि रहित आकृति का होना भी इस बात का सबूत बन जाता है कि शायद मौत के बाद भी कुछ ऐसी बेचैनी जिंदा रह सकती है जो कभी मिटती नहीं। ये बात समझ में आती है और यात्रियों के अनुभव भी आम कर्मचारियों से कम खौफनाक नहीं है।
ऐसे कई किस्से सुनने में आते हैं जहां लोग बताते हैं कि जब तक ट्रेन बाहर खूबसूरत पहाड़ियों के बीच होती है तब तक डिब्बे के अंदर हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी इस लंबी सुरंग के अंधेरे में दाखिल होती है, अचानक से माहौल बदल जाता है। यात्रियों को अचानक एक अजीब सी ठंड का एहसास होता है और कई बार एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे अंदर का मौसम एकदम से बदल गया हो। अब यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए उन वैज्ञानिक और भौगोलिक कारणों पर। इस बर्फीली हवा के बारे में अक्सर बातें होती हैं, लेकिन अगर हम सुरंग की आकार और हवा के दबाव को समझें तो इसे आसानी से समझाया जा सकता है। तो इसका कोई तकनीकी कारण है? हाँ, एक सुरंग मूल रूप से एक लंबी सिलेंड्रिकल ट्यूब या पाइप की तरह होती है। जब एक बड़ी भारी ट्रेन उसमें तेजी से घुसती है तो वो एक पिस्टन की तरह काम करती है। अच्छा। वो अपने आगे की हवा को तेजी से धकेलती है और पीछे एक खाली जगह बनाती है जिसमें हवा तेजी से वापस आती है। तो इसका मतलब वो अचानक आने वाली बर्फीली हवा किसी अनजानी शक्ति का प्रभाव नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक नियम है। बिल्कुल। हवा का दबाव अचानक बदलने से और पहाड़ के अंदर रोशनी ना होने के कारण तापमान बाहर की तुलना में काफी गिर जाता है। यही वजह है कि लोगों को अचानक ठंड और हवा के तेज झोंके महसूस होते हैं। और इन आवाजों का क्या जो लोगों को सुनाई देती हैं? सुरंग की बनावट आवाजों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। अंदर एक छोटी सी आवाज भी दीवारों से टकराकर गूंजती है। पत्थरों से टपकते पानी की आवाज या हवा के गुजरने की आवाज को दिमाग आसानी से भारी जूतों के कदमों में बदलकर समझ लेता है। ये हुई ना काम की बात। दिमाग कैसे हमारे साथ खेल खेलता है ये समझना जरूरी है। जब आंखों को घने अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता तो हमारी बाकी इंद्रियां या महसूस करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा तेज हो जाती है। सही कहा आपने। और ऐसे में दिमाग खाली जगह को कहानियों से भरने लगता है, जिससे लोग कोई मुझे घूर रहा है वाली बेचैनी कहते हैं। वो शायद इसी अंधेरे का डर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रेलवे विभाग इसे मानने से इनकार क्यों करता है? अगर इतने लोग दावा कर रहे हैं तो क्या सब झूठ बोल रहे हैं? रेलवे विभाग अपना रुख हमेशा स्पष्ट रखता है, क्योंकि एक सरकारी संस्था सिर्फ ठोस तथ्यों और विज्ञान पर काम करती है। उनके पास रोजाना के रिकॉर्ड्स हैं, ट्रैक की देखभाल की रिपोर्ट्स हैं। तो उनकी नजरों में वहाँ कुछ अजीब नहीं है? उनके लिए वहाँ कोई भूत प्रेत की घटनाएं नहीं है। जो भी आवाजें हैं उनके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं जिन पर हमने अभी चर्चा की। पर लोग तो अपने अनुभव बताते हैं ना? हाँ, और क्या लोग झूठ बोल रहे हैं? नहीं, लोग वही बताते हैं जो उन्होंने महसूस किया। उनका डर झूठा नहीं है। सच्चाई ये है कि लोगों के अंदर का डर उस जगह के संगीन इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। यही सबसे मजेदार टकराव है इस चर्चा का। एक तरफ सरकारी रिपोर्ट है जो कहती है कि सब कुछ सामान्य है, और दूसरी तरफ वो यात्री और कर्मचारी हैं जिनकी रूह कांप जाती है। ऐसा क्यों है कि सरकारी इनकार के बावजूद इतने सालों से ये कहानी और लोगों का खौफ वैसा का वैसा ही बना हुआ है? क्योंकि भावनाएं और डर किसी भी पेपर पर लिखी रिपोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। संस्थागत तथ्य कितने भी ठोस क्यों ना हो, जब कोई इंसान उस अंधेरे से गुजरता है और उसके रोंगटे खड़े होते हैं तो उसके लिए उसकी बेचैनी ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। लोग अपने अनुभवों को ज्यादा अहमियत देते हैं। ये कहानी इसलिए इतनी लंबी उम्र जी रही है क्योंकि इसकी बुनियाद में एक सच्चा और दर्दनाक इतिहास है। कर्नल बारोक की आत्महत्या एक सच्चाई है, उनका सार्वजनिक अपमान और उनका टूटा हुआ गुरूर एक ठोस सच्चाई है। और उस सच्चाई को अंधेरे से मिलाकर डर पैदा होता है। जब उस भारी और असहनीय इतिहास को उस जगह की भौगोलिक बनावट और अंधेरे के साथ मिलाया जाता है तो ये एक ऐसी सख्त लोक कथा या फोकलोर बन जाती है जिसे कोई फैला नहीं रहा, बल्कि वो खुद ब खुद फैल रही है। तो इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि असली डर उस धुंधली परछाई या हवा के झोंके का नहीं है। असली डर उस मानसिक बोझ का है जो कर्नल बारोक उस सुरंग में छोड़ गए थे। सही समझे? लोगों की बेचैनी शायद उस एक इंसान के सबसे निराश पलों की गूंज है जो सुरंग के अंधेरे में आज भी तैर रही है। और यही वजह है कि एक भयानक इंजीनियरिंग भूल ने इस जगह को एक रहस्यमयी इतिहास और डर की दूसरी दुनिया में तब्दील कर दिया। आपने इसे बिल्कुल सही ढंग से समेटा है। जब हम इस पूरे विषय का विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने आता है। चर्चा को समाप्त करते हुए हमें इस पर सोचना चाहिए। वो विचार क्या है? क्या कर्नल बारोक की आत्मा सच में उस पत्थर और लोहे की सुरंग के बीच भटक रही है,
या फिर क्या वो अपनी सबसे बड़ी विफलता और उस शर्मिंदगी के बोझ से कभी आज़ादी नहीं हो पाए? ये एक गहरा सवाल है। शायद ये कहानी असल में किसी भूत की नहीं, बल्कि इंसान के अधूरे काम और उस पछतावे का प्रतीक है जो मौत के बाद भी शांति नहीं पा पाता। ये हमें अपनी खुद की जिंदगी में देखने को मजबूर करता है। क्या हमारे अपने पछतावे और नाकामयाबी का डर भी हमारे अंदर इसी तरह नहीं भटकता, बिल्कुल उस अंधेरी सुरंग की तरह? सच में ये एक ऐसी सोच है जो किसी को भी आईना दिखा सकती है। क्या डर उस सुरंग में है या हमारे अपने दिमाग की उस खाली जगह में जिसे हम अपनी ही कहानियों से भर लेते हैं? इस सुरंग ने ना सिर्फ पहाड़ को चीरा, बल्कि इंसानी गुरूर, डर और शर्मिंदगी के नाजुक पहलुओं को भी खोल कर रख दिया। सुनने वालों के लिए ये जरूर एक नया नजरिया होगा इस बात पर विचार करने का कि क्या डर सिर्फ अंधेरे का होता है या उस अधूरेपन का जो कभी पूरा नहीं हो पाता। आज की ये गहन चर्चा हम यहीं पूरी करते हैं। मिलते हैं एक और कहानी